तो तेच मी आदरणीय संजय काळेजींना निवेदन करतो की त्यांनी आपले मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर देवटकरजींचं स्वागत अभिनंदन करावं. परमपूज्य गुरुदेवांचं गायत्री महामंत्राचं मंत्र दुपट्टा त्यांना अर्पित करावा. स्वागतार्थ आपलं खूप खूप स्वागत आहे. तर या ठिकाणी मी सोबतच आदरणीय नानोटी सर आणि बाकी सगळ्या मानवांना मंगल तिलक करतो असं मी त्यांना विनंती करतो. भाइयों और बहनों, साथ ही आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से डॉक्टर वर्णेकर जी का भी आगमन हुआ है. उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं. ओम चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा. लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा. सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन. आज आप इस कार्यक्रम में बताएंगे. मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें. सन 1997 में नागपुर में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और इस क्रांति में एक अध्याय गायत्री परिवार में जोड़ा गया. और वो क्रांति जो थी वो थी अध्यात्म और विज्ञान एक फोरम को यहाँ पर तैयार करने की. और इस फोरम को तैयार करने का एक मानस बनाया गया. इस फोरम को बना करके उसके द्वारा आज यानी 97 से ये पूरा फोरम पूरा काम कर रहा है. 28 साल पूरे इस फोरम को संपन्न हुए हैं और इसमें देश विदेश अंतरराष्ट्रीय पूरे कार्यक्रमों की श्रृंखला इस माध्यम से हम सबने पूरा चलाई और शांति हरिद्वार के मार्गदर्शन में पूरा चलाया गया. साथ ही इस कार्यक्रम में पूरे अध्यात्म विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए सभी को यहाँ पे इस कार्यक्रम में जोड़ा गया. और इस कड़ी के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं हमें पूरी चलाई गई. और विशेष रूप से कोरोना में जब हम सब लोग अपने घरों में थे, एक श्रृंखला वहां पे उस समय भी चलाई गई थी. और आज विशेष रूप से एक श्रृंखला चलाई जा रही है परमंदिर माता जी अखंड दीपक की जन्म शताब्दी. और उसके आज ये तीसरा पुष्प है, आज ये तीसरा एपिसोड आज हम सब लोग संपन्न करने जा रहे हैं. आज का जो विषय है वह फिजिक्स, मटेरियल साइंस, आज कल और कल यानी कैसा हमारे जीवन में ये आएगा, इसका प्रतिपादन करने के लिए आदरणीय डॉक्टर किशोर रेवतकर जी आज हम सबके बीच में है. मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आज आपने इस विशेष विषय के लिए अपना समय आज यहाँ पर निकाला है. आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं. साथ ही आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय वर्णेवर डॉक्टर वर्णेवर सर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. उनका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं. साथ ही हम सभी के अनन्य हमेशा हम सभी को मार्गदर्शन करने वाले, हम सबका उत्साह बढ़ाने वाले और एक सदस्य की तरह हमेशा हम सबको आगे बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर नानोटी सर का यहाँ पर हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं. और उनका पिछले ही दिनों जल के ऊपर में बहुत ही बढ़िया एकदम योजना संपन्न हुआ, बहुत ही बढ़िया संपन्न. साथ ही आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे आदरणीय ट्रस्टी महोदय संजय काळेजी भाई साहब, हमारे सुजोग थेरेपी के दिलीप जी भाई साहब यहाँ पर विद्यमान है. और हमारा इस पूरे कार्यक्रम के टेक्निकल जो पूरे इस क्रम को पूरा संभाल रहे हैं, इसका संयोजन कर रहे हैं हमारे प्रणय जी भाई साहब. और साथ ही इस वेबिनार के माध्यम से पूरे नागपुर शहर सहित पूरे महाराष्ट्र से जुड़े हुए एवं सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं. और जहाँ विज्ञान हम सबको हमारे अंदर की बाहरी जो हमारी सुंदरता है उसको निखारता है और अध्यात्म हमारी आंतरिक सुंदरता को निखारता है. ऐसे दोनों का मिलन करके, क्योंकि आज के जीवन में यह एक नाणी की दो सिक्के के बराबर है.
साइड में हमारा अध्यात्म है, एक समय में हमारा विज्ञान है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, और आज अध्यात्म के बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बिना अध्यात्म अधूरा है। इन दोनों के समन्वय से ही पूरा हमारा जीवन आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और किसी कवि ने कहा ही है, सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा विश्व में मिलन अध्यात्म और विज्ञान का, अध्यात्म और विज्ञान का। आइए आज के इस पूरे क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर रेवतकर जी के परिचय के लिए मैं हमारी अलका कपड़े दीदी से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर रेवतकर जी का हम सबके परिचय कराए। आदरणीय रेवतकर जी का इसके पहले भी हमारे यहाँ पर वेबिनार संपन्न हुआ है, और भी हमारे पूरे परिवार की तरह ही इन पूरे कार्यक्रमों को कराते हैं। और साथ ही उनका विशेष गायत्री परिवार के लिए उनका योगदान भी है। तो मैं आदरणीय दीदी से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय भाई साहब का हम सभी को परिचय कराएं। धन्यवाद सर। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस। ओके, नमस्कार। गायत्री परिवार विज्ञान एवं आध्यात्मिक फोरम नागपुर द्वारा आयोजित इस वेबिनार श्रृंखला में उपस्थित मान्यवर एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि आज के वेबिनार का विषय फिजिक्स, मटेरियल साइंस, कल, आज और कल से रूबरू करने हमारे साथ उपस्थित प्रमुख वक्ता माननीय डॉक्टर श्री के.जी. रेवतकर का परिचय देने की संधि उपलब्ध हुई, इसलिए मैं आयोजक की आभारी हूँ। डॉक्टर के.जी. रेवतकर विज्ञा विकास आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज समुद्रपुर में प्राचार्य के रूप में कार्यरत है तथा एक प्रतिष्ठित शोधकर्ता एवं शिक्षाविद है। आपका शैक्षणिक अनुभव 40 साल से ही अधिक रहा है। डॉक्टर रेवतकर जी ने यूजीसी न्यू दिल्ली द्वारा वित्त घोषित कई परियोजनाओं का सफल नेतृत्व किया है तथा एल्सवियर साइंस, स्प्रिंजर, एमडीपीई, टेलर एंड फ्रांसिस आदि प्रतिष्ठित प्रकाशनों के समीक्षक भी वो रहे हैं। वे नैप पीयर टीम के सदस्य भी रहे हैं और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर और इंडियन साइंस कांग्रेस के आजीवन सदस्य भी है तथा सीबीएसई एवं स्टेट बोर्ड के लिए भी रिसोर्स पर्सन वह रह चुके हैं। डॉक्टर श्री रेवतकर जी, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी, नैनो मटेरियल्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में रुचि रखते हैं तथा यह आपका कार्यक्षेत्र भी है। आप राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर रेवतकर, आप एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक रहे हैं। इसका प्रमाण हम देख सकते हैं कि आपके नाम 10 से करीब पेटेंट्स है, 193 रिसर्च पेपर्स, नेशनल इंटरनेशनल बुक्स एवं बुक चैप्टर भी आपने प्रकाशित किए हैं। 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर आपका शोध कार्य आपने प्रस्तुत किया है, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, ब्रिजे यूनिवर्सिटी बेल्जियम, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका मलेशिया। इसके साथ ही जापान, पोलैंड, इंग्लैंड, लंदन ऐसी विदेश यात्रा भी शामिल है, जहां इन्होंने अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है। आपके सफल मार्गदर्शन में 43 विद्यार्थियों ने अपनी पीएचडी डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में 10 पीएचडी विद्यार्थियों को वह मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह व्याख्यान सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक साबित होगा। तो आइए बिना समय गवाए हम सुनते हैं आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर के.जी. रेवतकर। ओवर टू यू सर। थैंक यू।
इस संगोष्ठी में कह सकता हूँ, संगोष्ठी, मेरा हिंदी वैसा बहुत टूटा फूटा है, तो आप सब संभाल लोगे मुझे। ये संगोष्ठी में पितृतुल्य श्री डॉक्टर चंद्रशेखर वर्णेकर जी भी का आशीर्वाद मुझे मिला है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं काफी परिचय इनसे हूँ। डॉक्टर नानोटी साहब, हमारे दीपक बड़वाई जी और सभी परिवार, समस्त परिवार, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ और अपने विचारों को संक्षिप्त में रखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि पिछले 38 साल से मैं शिक्षक पेशा में ही हूँ। मैं अपने आप को, रिसर्च तो किया मैं, लेकिन मैं अपने आप को शिक्षक समझता हूँ। और शिक्षक की एक क्या बोलते कमजोरी होती है कि अगर उसको मानकर चलिए इस तरीके का माइक मिल जाए तो वो छोड़ता नहीं। बहुत सारे सब्जेक्ट एक इसमें घुसेड़ देता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं टू द पॉइंट रहूं। क्या पीपीटी चला सकते हो आप? मुझे जो आज विषय दिया है, फिजिक्स या मटेरियल साइंस मैं कहूंगा। मटेरियल साइंस फिजिक्स का ही एक पार्ट है। उसका कल, आज और कल क्या स्वरूप रह सकता है, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। वैसे पिछले 1 महीने से फिजिक्स के कारनामे चल रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, और काफी सारे लोगों को उससे दर्द भी सहना पड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसमें बस मिसाइल से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग भी साथ में है और फिजिक्स जो है वो बेस माना जाता है। अभी हम लोग न्यूक्लियर वार में नहीं उतरे वो लोग, और हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और ये युद्ध यही रुक जाए। हम लोगों की प्रार्थना प्रभु तक या ईश्वर तक गुरुदेव के माध्यम से पहुंचेंगी और उनको भी सद्बुद्धि मिलेंगी, ऐसा मैं यहाँ पर विश्वास रखता हूँ। और आज का जो मेरा विषय है, फिजिक्स और मटेरियल साइंस, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, कल, आज और कल। नेक्स्ट स्लाइड। तो थोड़ा सा मैं फिजिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि फिजिक्स एक बेसिक साइंस होता है जो नेचर का लॉ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जो नेचर के जो बंधा हुआ है, नेचर अलग अलग तरीकों से, तो वो लॉ जो जिस लॉ से बंधा हुआ है, क्योंकि हम सभी लॉ से बंधे हुए हैं। जब भी हम नेचर के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल लॉ आता है। तो उसी तरीके के 4 प्रकार के बेसिक फोर्सेस इस क्या कहेंगे, अब इस धरती पर है, जिससे हम सब लोग बंधे हुए हैं, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा। और मटेरियल साइंस जिसको बोलते हैं कि पदार्थ का जो विज्ञान है, वो पदार्थ का विज्ञान भी फिजिक्स के जो प्रिंसिपल है या डिजाइन है, उसके ऊपर से हम लोग पदार्थों के बारे में काफी सारे शोध हुए हैं और शोध करते हैं और पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो आज के इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन युग में हम कहेंगे कि जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा महत्व है। हर जगह पे हम अब सभी लोग जूम से सभी लोगों के साथ जुड़े हुए, सब लोग अपने अपने घर में बैठ के देख रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं फिजिक्स है, कहीं ना कहीं मटेरियल साइंस भी है, क्योंकि ये सब मिलाकर ही हम लोग ये इसका जो संगम बोला है, इसका फायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन यही होती है कि मैं थोड़ा सा मैं भी आध्यात्म में विश्वास रखता हूँ, और गुरुदेव की कृपा से मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत आध्यात्म में रुचि है। ये तो गुरुदेव की कृपा होती है कि आध्यात्म में हम कितना जाए। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आज के इंसान को अगर हम बोलते हैं कि आध्यात्म क्या है, तो बोलते हैं कि जो दिखता नहीं है, कुछ सबके विचारों के परे है, वो उसको हम लोग अध्यात्म कहते हैं, या अंदर की बात एक शॉर्ट में वो कहते हैं। लेकिन अध्यात्म, अगर मुझे लगता है कि हम अध्यात्म में है या उसका उसमें रुचि रखते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत स्वरूप या हमारा जो स्वरूप है फिजिकल, जिसको हम कहते हैं बॉडी से, उससे भी, लोगों से बात करने से या बिहेवियर से भी ये अध्यात्म झलकता है। क्योंकि एक अध्यात्म में रुचि रखने वाला, एक अध्यात्म में विश्वास रखने वाला इंसान, सचमुच हम लोग एक अलग तरीका ही रहता है, उसके विचार लोगों के प्रति, उसके आचार, और उसके एक मोटा मोटी में हम ये कहेंगे कि सभी जो बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो कुछ अलग होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विज्ञान ने जो प्रगति की है आज, वो तो
काफी दूर तक हम पहुंचे हुए, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। आज विज्ञान की एक प्रगति हमारे सामने पड़ी है जिसको मोबाइल कहते हैं। इस मोबाइल ने तो अभी धीरे धीरे अपने पंख फैलाना चालू कर दिया है, और उस माध्यम से लोगों के घर में घुस गया। आज हम अगर कहीं जाते हैं सार्वजनिक ठिकान में, तो ऐसे एक अलग तरीके की शांतता हम लोग महसूस करते हैं कि सभी लोग अपने अपने छोटे से मोबाइल के साथ में बिजी रहते हैं। और बगल वाले से भी अगर बात करनी है तो बोलते कि आप मुझे ये दोगे, या कैसे हो, या ये हो। तो इतने हम लोग मोबाइल में घुसे हैं। लेकिन इस मोबाइल के पीछे में जो टेक्नोलॉजी है, जिसको माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी कहते हैं, मैंने थोड़ा बहुत उसमें भी रिसर्च किया है। और ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी इतनी डेंजर है कि क्या पूछे। हम लोग जैसे मोबाइल कई बार हम लोग ऊपर वाले खिसे जेब में रखते हैं, या महिलाएं छोटा पाउच लेके यहाँ पर रखते हैं। तो ये शरीर से जितना हम दूर रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इस माइक्रोवेव में जो कार्य करता है ये मोबाइल जिसमें, तो वो जो वेव्स है ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे हमारे घर में माइक्रो जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं या कुछ गर्म करते हैं, तो उसका 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। वही जिसको सी बैंड बोलते हैं, वो सी बैंड में ही ये कार्य करता है मोबाइल। तो इस माध्यम से हमारे शरीर में 70% पानी है। नारायण साहब ने इसके पहले बताया था, तो मैंने वो देखा है सर, आपका मैंने सुना भी है आपको। तो ये 70% पानी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पूरा फैला हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि शरीर के एक हिस्से में ही पानी है, दूसरे हिस्से में पानी नहीं है, तो पूरा फैला हुआ है। तो ये पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचाता है या इफेक्ट करता है, जिसके वजह से शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, और उसके बहुत सारे परिणाम भी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। जो साइकोलॉजिकली तो उसमें ये कहता है कि अगर आदमी कितना शांत है वो देखना है, तो उसके बगल में उसका मोबाइल रखिए और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करिए। हर 5 मिनट में या 7 मिनट में कुछ काम रहे ना रहे, मैसेज आए ना आए, उस मोबाइल को उठाता है वो। तो समझ लेना कि इसकी जो पेशेंस की लेवल है ये बहुत कम हो गई, और पेशेंस से अभी वो पेशेंट बनने जा रहा है। तो ये एक मोबाइल का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हम लोग दे सकते हैं। लेकिन यही कहते कि साइंस ये किस तरीके से हम बून करके इस्तेमाल करें, कि उसको हम हमारे फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन साइंस के माध्यम से, जैसे बोलते ना, किसी के पास में अगर शक्ति है, तो शक्ति का प्रयोग दूसरों को हेल्प करने में अगर हम करते हैं, तो सचमुच वो शक्ति में कुछ फायदा होगा। लेकिन उसके माध्यम से अगर हम किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, जो आज हम लोग सब देख रहे हैं कि मेरे पास में अगर पावर है, मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन मेरे पास में जो शांति नहीं है, तो मुझे हमेशा लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं पूरा खाली भिखारी हूँ। भिखारी। पर आज यही हो रहा है दुनिया में। तो यहाँ से हम लोगों ने निकलना चाहिए। हमने साइंस में बहुत प्रगति की है, लेकिन आध्यात्म में हमने जितना इसको आगे बढ़ाना चाहिए उतना हम लोग अभी भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं कम पीछे आ रहे, कमजोरी हमारी महसूस हुई। नेक्स्ट स्लाइड। ज्यादा इंट्रोडक्शन में गया, तो हम थोड़ा सा कल के बारे में हम अगर देखेंगे कि फिजिक्स हमारा कैसे डेवलप हो गया, तो उसका कुछ एक क्लासिकल हम लोग फाउंडेशन कहेंगे कि एंशियंट, जब भी इंसान पैदा होने के बाद में जब वो इस नेचर को समझने लग गया, तो सबसे पहले शायद उसने ऊपर में देखा होगा। रात के समय में उसको इतने सारे तारे चांद ये सब दिखे लगे, तो उसके बारे में उसमें क्यूरियोसिटी, कुतूहल उसके मन में जागरूक हुआ। फिर धीरे धीरे उसने उसके बारे में सोचना चालू किया। अगल बगल की चीजें हिलने लग गई। बाद में उसने गर्मी को भी महसूस किया, कहीं ना कहीं आग लगी होंगी, लाइट को देखा, और धीरे धीरे फिर उसके बारे में वो सोचने लगा। फिर जैसे हम लोग पहला जो इसके बारे में, जैसा क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में जब आइजैक न्यूटन ने अपने लॉज दिए हैं, 2-3 लॉ दिए उसमें, उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप होते हुए जेम्स क्लार्क नाम और मैक्सवेल ने, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको हम कहेंगे कि लाइट के बारे में उसने कुछ थ्योरी दी है। बाद में थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट और एनर्जी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर धीरे धीरे हम लोग मटेरियल की खोज, यानी जो चीजें जो है धन, वायु और द्रव्य रूप में, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सोचने लग गए, और उनमें क्या रिलेशंस है वो हम लोग देखने लगे। नेक्स्ट स्लाइड।
तो धीरे धीरे पहला जो एज बोलते हैं कि जिसमें थोड़ा सा हल्का सा साइंटिफिक टच आ गया, उसको कहेंगे हम ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज यानी इसको हम जो कॉपर और टीन का जो ये होता है, ब्रॉन्ज सर, मुझे आप हेल्प करिए, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, पीतल, पीतल, हाँ पीतल के, कास, कासा, कासा बोलते हैं उसको कांस्य, शायद कांस्य। हमारा, कांस्य, हाँ। तो पहले तो कांस्य आ गया, तो कांस्य यानी कॉपर और टीन जिसको कहते हैं, उसका एक अलॉय बना लिया, कहीं ना कहीं गर्मी उसको मिली होगी, फिर धीरे धीरे हम लोग जानने लगे। और फिर उसके बाद में आयरन एज जब आ गए हैं, तो आयरन एज के बाद में लोगों में वारफेयर बढ़ना चालू हो गया। मैंने जब भी कहा कि मेरे पास अगर ताकत है तो मैं दूसरों को थोड़ा सा कब्जा करूंगा, उसको मैं स्लेवरी में डालने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा वारफेयर आ गया। वारफेयर में आयरन एज के वजह से उन्होंने अपने वेपन्स बनाना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे हम लोग जब 19th या 18th सेंचुरी में जब आ गए, तो थोड़ा सा उसमें रिवॉल्यूशन और आ गया, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो बोलते हैं, जिसमें लार्ज स्केल में बड़े बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री डेवलप होना चालू हो गया है। और धीरे धीरे फिर उसकी ग्रोथ हो गई, जिसमें आयरन, कोल है, और स्टील इंडस्ट्री, ये सबसे पहले इंडस्ट्री है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ स्टील अलॉयज और ग्लासेस, जिसको कांच कहते हैं, या ग्लास और भी प्रकार के ग्लासेस होते हैं उसको कहते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशंस बना के अलग अलग तरीके का जिसको हम के क्वालिटी के तरफ जाने लग गए हैं। और जब कंट्रोल करने के बाद में, अभी मुझे एक एग्जांपल बहुत याद है, आज का जो सीरिया है, जिसको सीरिया कहते हैं, अभी तो सीरिया नहीं है शायद, तो उसको दमास्कस, तो दमास्कस की सोड बहुत फेमस थी। सोड यानी जो तलवार जो थी दमास्कस की, तो उसमें ऐसा क्या था कि एक बार अगर उसको चला दिया तो सर धड़ से सर अलग हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा अगले वाले को। तो उसमें उन्होंने जब आयरन से जो सोड बनाई थी, उनको कार्बन का कुछ उन्होंने इस तरीके का उसमें क्या कहेंगे, गर्म करने के बाद में कार्बन पाउडर में उन्होंने उसको डाल के रखा। वो कार्बन के वजह से, वो हीट के वजह से उसमें एक इस तरीके का पैटर्न बन गया कि सभी प्रकार के उसके अणुरेणु एक पर्टिकुलर लाइन में आ गए, जिसके वजह से उसका शार्पनेस है या हार्डनेस हम लोग बढ़ाए। जैसे हम लोग अभी तो लोहार लोग नहीं होते, लेकिन मैं गांव खेड़े में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि हमारे दादाजी के यहाँ पे वो औजार जो थे, कुराड़ी बोलो या बाकी जो खेती में जो इस्तेमाल करते थे, उनको वहां लोहार के पास लेकर जाने के बाद उसको गर्म करने के बाद में सडनली वो पानी में डालते थे। तो उसको हम लोग पानी देना बोलते थे, लेकिन उसको फिजिक्स में क्वेंचिंग कहते हैं। तो वो उसका हार्डनेस बढ़ाते हैं। तो इस तरीके का कोल में डालने के बाद में पर्टिकुलर पाउडर उसको क्वेंचिंग किया गया। फिर बाद में उस समय में हमारे पास में वैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन आज उस तरीके के सेम टेम जो बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी है, एनालिसिस कर सकते हैं। हम हमारे बाल को 1000 टाइम्स बड़ा कर कर भी देख सकते हैं। तो ये सब आने के वजह से उसके ऊपर के पैटर्न जब देखे गए, तो ऐसे पता चला कि इस कार्बन एक विशिष्ट प्रकार का अपना एक स्ट्रक्चर बनाया। मैं बाद में स्ट्रक्चर पे आऊंगा। तो स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर बनाने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ी है। दमास्कस की सोड है, आज वो सोड नहीं मिलती है। उसी तरीके से चलिए आगे चलिए। उसी तरीके से फिर लोगों ने उस समय में मटेरियल को डिजाइन करना चालू किया। आप अगर पुराने जमाने के जो आदिवासी लोगों के औजार देखोगे, तो उन्होंने पत्थर में घिस के या इस तरीके से बनाकर उन्होंने किए थे। लेकिन उनके पास में हम ये कहेंगे कि ट्रायल एंड एरर मेथड वाला कार्यक्रम था, कि भाई ऐसा नहीं बना के फिर ऐसा बना के देखो, ऐसा नहीं बन रहा तो ऐसा। तो जिसको हम कहते हैं कि इंपेरिकली वो लोग बना रहे, एक्सपेरिमेंटली कर रहे, कहाँ शुरुआत करते थे। उस समय में ऐसी कोई थ्योरी या ऐसा कुछ नहीं इस्टेब्लिश हुआ था, तो जिसके माध्यम से लोग समझ सके, या हम कहेंगे कि उसकी साइंटिफिक स्टडी उस समय में नहीं हुई थी। तो ये मैं यानी 18वीं सदी के आगे में बीसी की बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे हम लोग जब सीखने लगे उसमें से, तो हमारा नॉलेज जब बढ़ गया, तो फिर हम लोग उसके बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन खोजने लगे। नेक्स्ट स्लाइड। और फिर भी उसमें जिसको हम कहते हैं कि अणु या रेणु, जिसमें हम इंग्लिश में एटम या न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं,
तो उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उतने प्रकार के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में, फिर धीरे धीरे जब उसके बारे में समझना चालू किया कि एटम की पोजीशन क्या होती है, एटम्स क्या होता है, या अणु या रेणु मैं कहूंगा उसके बारे में, वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, बॉन्डिंग कैसे होता है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे जब ये साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हो गई, तो उसमें जो योगदान दिया था जॉन डाल्टन नाम के व्यक्ति ने, जिसमें एटॉमिक थ्योरी दिया था। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर इसके बाद में जब ट्रांजिशन फेज आ गया कि अभी हम लोग इंपिरिकल से यानी एक्सपेरिमेंटल से थोड़ा थ्योरेटिकल भी कार्य करना चालू कर दिया, तो सबसे पहली जो डिस्कवरी में जिसको हम कहेंगे कि जो बूम आया, वो डिस्कवरी दी जे थॉमसन ने, जिसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। रुदरफोर्ड भी उस जमाने में थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बता दिया तो जे थॉमसन है, मैक्स प्लैंक है जिसने क्वांटम थ्योरी दिया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गया आइंस्टाइन के बाद। तो दैट वाज अ बिगिनिंग ऑफ एटॉमिक स्केल अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग बड़े, जिसको मैक्रो और माइक्रो इस प्रकार से बोलते हैं। मैक्रो यानी बड़ी चीज, तो इसका मैं सिंपल समझने के लिए उदाहरण दूंगा कि हमने अगर गेहूं के दाने अगर पकड़ ले तो उसको हम मैक्रो अगर कहते हैं, तो गेहूं गेहूं को अगर पीस के हम उसका पाउडर बनाते हैं जिसको आटा बोलेंगे, तो आटे के जो छोटे पार्टिकल होंगे वो माइक्रो बोलेंगे। तो इस मैक्रो से जब हमारा माइक्रो में ट्रांजिशन हो गया, तो धीरे धीरे हम लोग अंदर की बात समझने लगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें फिर धीरे धीरे उनका रिलेशन क्या है, ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बाद में हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क है, बहुत सारे पार्टिकल जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो इनके बारे में हम लोग समझना चालू हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज की वजह से सेमीकंडक्टर आ गया, तो सेमीकंडक्टर के वजह से एक अलग रिवॉल्यूशन आ गया। मेरे से ज्यादा वर्णेकर साहब बोले क्योंकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो सेमीकंडक्टर के वजह से पूरा एक दुनिया का एक अलग ही नजारा, पहला जो रिवॉल्यूशन हो गया जिसके वजह आयरन एज बोलेंगे हम लोग, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। उसके बाद में जो सेकंड बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर। अभी तो सेमीकंडक्टर भी पीछे गया है। अब नैनो टेक्नोलॉजी का भी युग आ गया। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे मोबाइल में इतनी कैपेसिटी कहाँ से आ गई। पहले के हम लोग नोकिया के मोबाइल याद है हमें, केवल हम बात करने में यूज करते थे। शायद हमारे साइंटिस्ट लोगों ने वहीं पे अगर वो रिसर्च रोक दिया होता, तो आज जो मोबाइल परेशानी करना है, करने जा रहा है या आगे करेगा 10 साल में, वो परेशानी शायद नहीं होती है। फिर भी खैर कोई बात नहीं। प्रीवियस। हाँ। तो धीरे धीरे जब हम लोग एडवांस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक खोजने, जैसे एक्सआरडीएस, सेम है, टेम है, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, या सरफेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, या एक्सरे डिफ्रैक्शन है, और भी बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, जिसके वजह से हम उस मटेरियल के अंदर जाकर उस मटेरियल का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और उसके क्या एप्लीकेशंस हमको मिल सकते हैं, ये भी हम लोग आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो आज अगर मटेरियल साइंस में अगर हम बोलते हैं कि जैसे फिजिक्स ने तो बेसिक उसके लॉज दिए हैं, लेकिन मटेरियल साइंस ने उनकी एप्लीकेशंस के लिए हमको यानी दरवाजा खोल दिया है। तो जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल हम कहते हैं, तो नैनो मटेरियल आज जो जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मैं एक दो एप्लीकेशन भी बताऊंगा उसके बारे में, बहुत वंडरफुल एप्लीकेशन है। फिर हम बोलते हैं कि स्मार्ट मटेरियल। तो स्मार्ट मटेरियल एक मटेरियल ऐसे होता है कि वो दो चार चीजें इकट्ठा काम करता है। जैसे मानकर चलिए कोई सेंसर है, तो एक छोटा सा सेंसर अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, और तो वो पूरा यहाँ का जो हवा कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, बाद में इसमें लाइट कितना है, बहुत सारी चीजें इकट्ठा वो हमको जानकारी दे देगा। उसको हम इन शॉर्ट स्मार्ट मटेरियल कहेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हम लोग नेचर से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, तो बायो मटेरियल जो नेचुरल फॉर्म में हमको मिलेंगे, बायो मटेरियल है। फिर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल में भी काफी सारे काम है। शायद आप लोगों को पता है या नहीं, हम में से बहुत सारे लोग कार यूज करते हैं, लेकिन कार में 23 प्रकार के अलग अलग प्रकार के मैग्नेट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। 23 प्रकार के, केवल मोटर में नहीं, तो हम दरवाजे, इवन आपका जो फ्रिज का जो डोर होता है, जो धीरे से ऐसे लगा दो तो खींच लेता है, तो
वो जो रबर मैग्नेट बोलते हैं, उसके डोर में भी रबर मैग्नेट होता है। बहुत सारी चीजें हमको मालूम नहीं है फिर भी। और दूसरा जो है माइक्रोवेव ने जो कार्य किया है, आज एक माइक्रोवेव में थोड़ा सा मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। तो माइक्रोवेव एक ऐसी चीज है कि जिसको दो धारी तलवार हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से वो अच्छा भी है वो बुरा भी है, लेकिन अच्छे तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आज के तारीख में बोलो या एक यहाँ से 5 साल पहले जब कैंसर का कोई प्रॉब्लम आता था, तो कैंसर ट्रीटमेंट जैसे सिस्ट कहेंगे, गांठ वाला जो कैंसर है, तो उसमें जो पारंपरिक पद्धति से उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें आइदर उसको कीमोथेरेपी यानी केमिकल्स इंजेक्ट करके, केमिकल्स बोलेंगे हम लोग, इंजेक्शन से बॉडी में डालते हैं, तो जिसके वजह से कैंसर के सेल मारते हैं। और दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। अब ये रेडिएशन और ये कीमोथेरेपी के दोनों के डिसएडवांटेज है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को कीमोथेरेपी अगर देते आपने देखा होगा, तो पूरे उसके हेयर लॉसेस होते हैं, उसमें और भी समस्या होती है, उसके डाइजेशन के प्रॉब्लम आते हैं, उसके बाद में उसको वोमिटिंग सेंसेशन होता है, क्योंकि वो केमिकल नॉर्मल सेल को भी खत्म करता है। उसी तरीके से रेडिएशन अगर देते हैं, तो रेडिएशन के वजह से भी जिस एरिया में बॉडी के रेडिएशन को एक्सपोज किया जाता है, वहां की स्किन भी बहुत रफ हो जाती है और वो पता ही चलता है। लेकिन माइक्रोवेव के वजह से इस तरीके के रेडिएशंस हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जिसमें हम लोग हाइपरथर्मिया, जिसको नाम दिया, हाइपर मीन्स हाइयर साइड में, थर्मिया मीन्स हीट। तो हाइपरथर्मिया एप्लीकेशंस में हम लोग अगर कुछ मैग्नेटिक के नैनो पार्टिकल, जिसमें मैंने थोड़ा सा काम किया, मेरा एक पेटेंट भी उसमें है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जनरल अवेयरनेस भी आनी चाहिए लोगों को। तो ये मटेरियल हम लोग बॉडी में नैनो साइज होने की वजह से हमारी स्मॉलेस्ट कैपिलरी भी अगर पकड़ते हैं बॉडी में, अंदर में जो ब्लड लेकर जाती है, छोटी सी छोटी क्या कहेंगे नस या नली, तो वो माइक्रोन मीटर में होती है और उससे भी छोटा साइज नैनो मटेरियल का होता है। तो माइक्रोन बोलने से 10⁻⁻6 मीटर आता है, और नैनो बोलने से 10⁻⁹ मीटर का साइज आता है। तो ये हम उनको इस तरीके से बॉडी में इंसर्ट करते हैं, कोई मीडिया लेकर, सिलिकॉन जेल या और भी बहुत सारे बायो कंपेटिबल इंजेक्शंस अवेलेबल हुए, और उसको छोड़ने के बाद में बाहर से मैग्नेटिक अप्लाई करके उस जिस एरिया में, मानकर चलिए कि जिस एरिया में वो प्रॉब्लम है, कैंसर के सेल है या सिस्ट है, वहां पर हम लोग उसको खींच के ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके लाएंगे, फिर वहां पे उसको सेटल होने देंगे, जिसको सार कहते हैं। सार मीन्स सरफेस एब्जॉर्प्शन, उसको रेसिप्रोकल या रेशो कहते हैं। वो थोड़ा अलाउ करने के बाद में फिर हाई पावर का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम लोग अगर थोड़ा सा बहुत फास्ट, ये गीगा हर्ट्ज में मैं कह रहा हूँ कि इतना फास्ट घुमाएंगे तो हमारे बॉडी में भी हीट जनरेट होती है, तो वहां पर बॉडी में हीट जनरेट होती है, और एक्सपेरिमेंट हुआ ही है। और वो हीट जनरेट होने के बाद में जो कैंसर सेल है, उनकी एक विशिष्ट प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको कैंसर सेल को जलाया जाता है। तो जिस पेशेंट बोलेंगे, जिस व्यक्ति को कैंसर अगर उस तरीका का होता है, और पारंपरिक पद्धति से अगर उसको हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे रेडिएशन है या कीमोथेरेपी है, तो रेडिएशन में अगर उसको 25 साइकिल देने, 25 बार अगर उसको एक्सपोज करना है, तो ये ट्रीटमेंट देने के बाद में उसको हार्डली 2 या 3 इसमें उसका कैंसर पूरी तरीके से क्योर होता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, माइक्रोवेव के वजह से बोलो या ये जो हाइपरथर्मिया एप्लीकेशंस होती है, क्योंकि मैंने इसमें काम किया इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड, इंटरडिसिप्लिनरी जैसे बोलते हैं कि आज जैसे मैं फिजिक्स का आदमी हूँ, तो मैं केवल अपने ही जगह पर काम नहीं, कार्य नहीं करूंगा, तो मैं बाकी सब्जेक्ट वालों के साथ में भी काम करूंगा, जिसमें केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करूंगा, बायोलॉजी को करूंगा, बायोटेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, तो इकट्ठा मिलकर हम लोग उसमें काम करना भी, क्योंकि आज के तारीख में हम कहेंगे कि आज में इतना साइंस डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी आईसीज आ गए, उसके भी आगे हम लोग निकल गए हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो बोलते हैं, सोलर सेल, आजकल मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल में काफी सारा नागपुर में घरों के ऊपर में वो सोलर सेल का पैनल आ गया। अब वो भी 1 आध 2 साल में वो भी हट जाएंगे।
और आज वो जैसे बोलते हैं ना कि एक शीट, पॉलीथीन की शीट आएगी, बस उसको वहां पे लगा दो और अटैच कर दो तो आपका जनरेशन चालू हो जाएगा। तो ये बिकॉज ऑफ दी क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हेल्थ केयर में इम्प्लांट्स आ गए, हार्ट भी इम्प्लांट करना चालू हो गया, बहुत सारी शरीर में ड्रग डिलीवरी जो बोलते हैं वो भी एक प्रकार का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है मेडिकल इंडस्ट्री में, कि शरीर में अगर कोई जगह पर प्रॉब्लम है तो जिसको हम कहते हैं कि मिनिमल सर्जरी, कम से कम सर्जरी करके एक बारीक सा छेद कर दो और वहां से ड्रग को डिलीवर कर दो, जिस जगह में प्रॉब्लम है उसी जगह पे वो ड्रग जाएगा और उसका वो बाकी सारे पैरामीटर भी एडजस्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद में वो उसी जगह पर करेगा, जिसके वजह से जैसे पहले ऑपरेशन होता था तो ऑपरेशन होने के बाद में पेशेंट तो 6 महीना तो हिलना डुलना कार्यक्रम बंद, आज ऐसे हो रहा है कि अभी उसका ऑपरेशन होगा 1 घंटे के बाद में पेशेंट को चलाते। तो ये सब एडवांटेजेस जो है ये बिकॉज ऑफ ओनली रिसर्च है। कम्युनिकेशन में आप हम लोग देख रहे हैं 5G के भी आगे निकल गए, हम लोग सैटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आज जो वॉरफेयर चल रहा है वो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सैटेलाइट, कि वहां से वो जो टारगेटेड जो बोलते हैं ना, पिन पॉइंट टारगेट जो फिक्स कर रहे हैं और वो चला रहे। नेक्स्ट, कल का बारे में हम लोग जैसे सोचेंगे कि जैसे हमारे यहाँ पहले टीवी था जिसमें मैं अभी देख रहा हूँ मेरा प्रेजेंटेशन, तो टीवी एक बड़ा सा डब्बा रहता था, पीछे में इतनी बड़ी उसको सीआर कैथोड रे ट्यूब लगती थी, आज पूरा फ्लैट टीवी आ गया। तो ये रिवॉल्यूशन है, और इससे भी आगे हम लोग अभी निकल गए हैं कि हमारे पास में 100 इंच से भी ज्यादा बड़ा टीवी आ गया है, काफी बड़े ये आ गए। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्यू एलईडी, हम जो क्वांटम एलईडी, ओ एलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी के वजह से, तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हमारे आ गया है। स्कूलों में, कॉन्वेंट में बच्चों को एआई के बारे में भी बताते हैं कि एआई के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, रोबोटिक्स आ गया है, और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ये धीरे धीरे जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन आने वाला है कि नैनो टेक्नोलॉजी भी शायद आगे चल के पीछे पड़ेंगी, लेकिन एआई जो आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शायद आगे के 2 या 3 साल में बहुत हंगामा मचाने वाला है, नेक्स्ट लेवल। तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे तो कम्युनिकेशन में जो सुधार आया है, 15-20 साल के पहले हम लोग को अगर बात करनी है तो ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी, शायद आपने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने, नानो टीचर ने ट्रंक कॉल बुक किए हुए, तो ट्रंक कॉल बुक करके अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो 2-3 घर के बाद में वालों को लगता था कि हाँ ये कहीं तो भी बात कर रहे हैं। आज ऐसे हो गया है कि हम लोग मोबाइल लेके इंडिविजुअल बात करें, बीच में वो एसटीडी बूथ आया था वो भी हट गया, अभी ये आ गया है, और भी इसके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग कहेंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम रिवॉल्यूशन हम कहेंगे कि क्लासिकल हमारा जो साइंस था उससे कई आगे हम लोग क्वांटम इसमें निकल गए हैं। नेक्स्ट, एआई के बारे में मैंने अभी बताया है कि एआई के माध्यम से हम लोग अभी बहुत सारी चीजें करेंगे। कोई बहुत सारे एआई के छोटे छोटे ऐप भी है जिसमें हम लोग यहाँ बैठे तो इसका बिल्कुल वर्चुअल इमेजेस बनाकर, आजकल वो दिखाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो रील में लोग काम कर रहे हैं, वो तो रील तक सीमित है, कुछ दिनों के बाद में तो उसमें भी बहुत सारी गड़बड़े आना चालू हो जाएगा। इसीलिए ये हमारी गायत्री परिवार बोले या जितने भी लोग आध्यात्मिक हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कहता हूँ कि हमें उन लोगों को थोड़ा सा एक ट्रैक में रखना है, उनको जो मराठी में व्यसन कहते हैं, व्यसन कहीं ना कहीं लगना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेवल, हाँ, एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, इसमें भी हमने काफी डार्क मैटर तक हम लोग निकल गए हैं, डार्क एनर्जी, न्यूट्रिनोस, और यूनिवर्स का जो ओरिजिन है उसके बारे में भी हम धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स किस तरीके से हमारा तैयार हुआ। नेक्स्ट, देन एडवांस मटेरियल एंड नानो फिजिक्स का हम कहेंगे कि नानो मटेरियल्स, स्मार्ट मटेरियल एंड सुपर कंडक्टर। तो स्मार्ट मटेरियल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि
मेरा बेटा ये है, क्या कहते हैं उसको, न्यूरो सर्जन है। तो 2 दिन पहले उसने एक सर्जरी की। तो मैं 2 दिन के सर्जरी करने के बाद में उसने बताया कि डीप ब्रेन सर्जरी उसको कहते हैं, कि किसी को पार्किंसन का जो डिसीज है, बेचारे वो बहुत ये होते हैं, उनको समझता नहीं हम कहाँ बैठे, ओल्ड एज की वजह से प्रॉब्लम आता है। तो जैसे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आने के बाद में, जैसे हार्ट हमारा जो ऐसा पल्सेस देता है ना, अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो उसमें एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बिठाते हैं, उसको पल्स बोलते हैं, वो ऐसा शॉक देता है। उस तरीके से पार्किंसन के डिसीज में अगर उसको, तो उसके ब्रेन में एक छोटा सा वो जिसको क्या कहते हैं कि प्रोब, एक छोटा सा, बहुत छोटा होता है, ब्रेन में डालते हैं, तो वो उसमें एक्सपर्ट है वो। तो वो ऐसे शॉक जैसे देता है, तो ब्रेन को, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टिमुलेटर, तो स्टिमुलेट करता है। तो मैं पहली बार सुना, मैंने यार ये तो बड़ी गजब गजब की बात है कि आज वो भी इंस्ट्रूमेंट हो गई। पार्किंसन नाम का जो डिसीज होता है, पूरा आदमी को समझ में नहीं आता, वो हाथ नहीं हिला सकता, पाँव नहीं, उसको मोटर डिसीज बोलते हैं। तो उसमें भी ये डेवलप होगा, तो दैट इज व्हाट वी कैन से, दैट इज अ स्मार्ट मटेरियल। इवन ब्रेस्ट कैंसर में, अगर कोई लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसका मैसेक्टॉमी किया जाए। मैसेक्टॉमी पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है, जिसके वजह से उनको बहुत सारे दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। लेकिन उसमें भी आजकल डेवलपमेंट आ गया है। उसमें छोटे से कुछ मैग्नेटिक के पिंस इंसर्ट किए जाते हैं, और जिसके वजह से उसका पूरा मैपिंग किया जाता है एआई के माध्यम से। मैपिंग करने के बाद में, क्योंकि कैंसर ऐसा बोल नहीं सकती कि पूरे बॉडी में फैलता है, कोई एक विशिष्ट पार्ट में जाता है, तो उतने पार्ट का वो ऑपरेशन करा के बिल्कुल, क्या कहेंगे हम, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में, जिसके वजह से उतना डैमेज पार्ट निकाला जाता है। तो दिस आर ऑल, मेडिकल की मैंने बात किया, ऐसे बहुत सारे सेंसर भी है आजकल, छोटे छोटे कैमरे भी आ गए हैं। पेन में लगा दो छोटा सा कैमरा, तो दैट इज अ स्मार्ट, वो पूरा हाई डेंसिटी कैमरा जैसे कार्य कर। तो छोटा सा मेरे सामने इतना सा कैमरा है, तो भी वो कितना बढ़िया रिजोल्यूशन दे रहा है। तो ये दिस इज ऑल्सो स्मार्ट मटेरियल उसमें यूज किया है। गैस सेंसर आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे मटेरियल है, जिसमें सुपर कंडक्टर तो इतना कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी नैनो मटेरियल की वजह से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस, जैसे मैंने कहा ना कि टीवी बड़ा होके अभी एकदम पतला हो गया, अभी कुछ दिनों के बाद में हमारे रिस्ट में भी टीवी आ जाएगा, जैसा मोबाइल में हमारा टीवी आएगा, एक पतला सा बैंड रहेगा, मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तो बैंड लगा दो और तुम्हारा पूरा मोबाइल का कार्यक्रम बाकी सभी कार्यक्रम करेगा, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, प्लाज्मा फिजिक्स एंड फ्यूजन एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेस है, जैसे हम लोग ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑयल भी हमारा, सर समय है नहीं वैसे, टाइम, तो ऑयल हो गया, कोल हो गया, या वुड हो गया, ये तो हमारा लिमिटेड है, तो उसके लिए हमको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो हमने सोलर एनर्जी के माध्यम से तो ढूंढ लिया है, फिर भी बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं कि एटम मॉलिक्यूल्स के माध्यम से हम फ्यूजन और फिशन बोलते हैं। फिशन तो हम लोग नहीं कर सकते न्यूक्लियर बॉम्ब में, लेकिन फ्यूजन के माध्यम से हम लोग कुछ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल, हाई एनर्जी और एक्सीलरेटर पार्टिकल जो है, जिसमें हम लोग अभी तक तो पार्टिकल एक्सेलरेटर, सर को मालूम होगा, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एक्सेलरेटर है। लेकिन अभी हम लोग प्लाज्मा, जैसे हमने ज्योति जला दिया तो उसमें जो ज्योत जो होती है वो लाइट है, तो दैट इज अ प्लाज्मा, वी कैन कॉल इट एज। तो उसका भी एक्सेलरेटर हम अभी यानी डेवलप करने में लोग जुड़े हुए, एंड दैट एक्सेलरेटर में बी नेक्स्ट जनरेशन एक्सेलरेटर। एंड उसकी वजह से डेफिनेटली हमको यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलने में बहुत सहायता होगी। About tomorrow, the future materials, so there are so many type of materials है, 2 डायमेंशनल मटेरियल आ गया, ग्राफिन्स आ गया, एम जीन्स, उसको मैगजीन्स कहते हैं, MZENES। एम जिन मटेरियल बहुत सिंपल मटेरियल है, जैसे हम लोग मानकर चलिए कि कोई एटम की एक लेयर ले लिया, उसके ऊपर दूसरी लेयर रख दिया, बस 2 लेयर की जितनी थिकनेस होगी, जो शायद हमें आंखों से भी नहीं दिखेगी, लेकिन वो एक पूरा का पूरा काम करेगा। जैसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बड़ा सा सर्किट यूज करते थे, आज वो एक आईसी में आ गया, आईसी से और छोटे स्मॉल मटेरियल में आ गया।
इसी तरीके से कार्बोनिल मटेरियल है, कार्बोनेट मटेरियल है, छोटे छोटे जो मटेरियल है केमिस्ट्री में से, उसका हम लोग लेयर बना के अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अनदर एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्लोकिंग या मेटा मटेरियल। तो जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर मैंने सर के सामने में एक ये मेटा मटेरियल का एक ये शीट जो है इनके सामने अगर रख दिया है तो यहाँ से आने वाली जो लाइट है ये ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ये ऑपेक मटेरियल है। लेकिन वो मटेरियल यहाँ से टर्न होके इनका पूरा इमेज भी ले सकता है, या इनको मैं छुपा सकता है, जादू का प्रयोग बोल सकते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोकिंग। तो दैट इज अ वेव कंट्रोल। लाइट के वजह से ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे इसमें, अभी मैं शायद मॉर्निंग में सुना कि अमेरिका का कोई विमान जो बहुत ज्यादा हाईटेक था उसको गिरा दिया है, वो कैसे पॉसिबल है? तो इट इट मे बी बिकॉज ऑफ, ये सामने में नहीं आया, लेकिन इट इज मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मेटा मटेरियल। आपको हम छुपा भी सकते हैं और आपको हम देख भी सकते हैं, इतनी ताकत इस मेटा मटेरियल में है। फिर हाई एनर्जी एंड सस्टेनेबल मटेरियल, ये भी बहुत जरूरी है कि आज हमने यूज कर लिया और कल उसको फेंक दिया, यूज एंड थ्रो वाला अभी जो जमाना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके वजह से क्या कहेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रॉनिक का जो कचरा है उस तरीके से बहुत सारा कचरा बढ़ रहा है, तो इसको बाहर कहाँ फेंकना है? धरती के बाहर तो फेंक नहीं सकते, आकाश में। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे को परेशानी क्रिएट करना है। तो इसी तरीके से हम लोग अगर सस्टेनेबल मटेरियल जो हमारे हर भारतीय में होता है कि एक चीज हम लोग काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करें, तो वो कंजूसी नहीं बोल सकते, लेकिन उसको जुडिशियस वे से हम लोग यूज करना बोलेंगे। तो इस तरीके से भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है सस्टेनेबल मटेरियल ढूंढना। देन हाई परफॉर्मेंस मैग्नेटिक एंड माइक्रो एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जिसमें एब्जॉर्बिंग माइक्रोवेव, जैसा हमारा मोबाइल माइक्रोवेव में चलता है, अगर यहाँ पे हम लोग 3 या 4 जगह पे छोटे छोटे माइक्रो एब्जॉर्बिंग मटेरियल अगर हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना कि वो रेडिएशन को ब्लॉक कर देते हैं, हाँ रेडिएशन ब्लॉक, ईएम ब्लॉकर उसको कहते हैं। तो उस तरीके भी मटेरियल है कि भैया मेरे यहाँ पे जो भी कार्य चल रहा है तो हम लोग यहाँ तक सीमित रखेंगे, बाहर से उसको कोई देख नहीं पाएगा। तो उस हिसाब से भी हम लोग मटेरियल कल खोज सकते हैं, ऑलरेडी खोजा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। क्या हुआ? इसके अलावा हम लोग तो कहते हैं कि अभी तो मैंने बहुत बूढ़ी बूढ़ी बातें की है, लेकिन हमारे सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं, और चैलेंजेस हर जगह पे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट जो है, जो बहुत सारा हमने रिसोर्सेस जिसको कहेंगे कि वो हावरटपना हमारा, क्या क्या कहेंगे, ग्रीडीनेस। तो इसके वजह से हम लोग तो नेचर के बारे में सोच नहीं रहे। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ज्यादा डील करता हूँ, कि आपको आपके बाप दादाओं ने जिस फॉर्म में, जिस तरीके से ये अर्थ को दिया है आपको, तो उसी तरीके से आपको नेक्स्ट जनरेशन तक उसको देना है, उसको संभालना है। और जो भी हमारे रिसोर्सेस है, इंक्लूडिंग जो 5 नेचुरल रिसोर्सेस हम कह सकते हैं, तो वो पूरे के पूरे जुडिशियसली, यानी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, मिनिमम वे से इस्तेमाल करना है, और आगे के जनरेशन तक हमको पहुंचाना है, उसको देना है। तो उसके लिए भी हमारे पास में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हम कह सकते हैं। माइनिंग के वजह से पोल्यूशन जो है, आज नागपुर में जहाँ वहाँ ब्रिजेस बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कितना पोल्यूशन हो रहा है। दमा का प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में आ गया है, कोरोना ने तो ऑलरेडी इम्पैक्ट दे दिया है, फिर भी पोल्यूशन बढ़ गया है, कार्बन इमिशन बढ़ गया है, जिसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। कि हम लोग उससे समझ सकते हैं कि जितना कम हमारा कार्बन का फुटप्रिंट होगा उतना अच्छा है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग, जैसे शुरुआत में जो उम्ब्रेड में कोल माइंस था ना, वहां से कोल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, अभी शायद कम हो गया है। तो हर नागपुर के जो अनडेवलप्ड क्या कहेंगे एरियाज में, तो धुआं निकलता था, एक अलग सी इसकी स्मेल आती थी, आज वो नहीं है। फिर भी हम लोग जैसे नेचुरल गैसेस यूज कर रहे हैं, उसके वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है।
बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग रिसाइकलिंग के बारे, जैसे हम लोग ये बॉटल के बारे में लेंगे, इसमें शायद 100 ml पानी होगा, इसके बाद में इसको फेंक देंगे, लेकिन ये प्लास्टिक को डिग्रेडेट होने के लिए, नेचर में मट्टी बनने के लिए कम से कम 100 ईयर से ज्यादा ज्यादा समय लगेगा। और एक शादी बोलो या एक छोटा सा प्रोग्राम, आजकल तो घर में हम प्रोग्राम करते नहीं, जो मार्ट नाम की जो चीज है वो तो गायब ही हो गई, हमारे फ्रिज आ गए उसके जगह पे। तो हर प्रोग्राम में बोलते बॉटल वाटर चाहिए, वो कैन वाला वाटर पीते नहीं, बोलते वो गंदा पानी होता है। लेकिन आई डोंट नो कितना सेफ वाटर है। मेरे एक मित्र है, वो कभी ये बॉटल का पानी नहीं पीते, वो कितना भी गंदा पानी होगा तो बोले मैं पी लूंगा, पचा लूंगा, क्योंकि इसमें भी इंसेक्टिसाइड है ना, क्योंकि इसको अगर 6 महीने तक उसको रखना है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना ही है पानी में। क्योंकि एक सादा पानी ले लो, कोई एक और बॉटल में रखो बिना इंसेक्टिसाइड, तो उसमें देख लीजिए कुछ दिनों के बाद में उसमें स्मेल आता है, फिशी स्मेल आता है। तो ये सब पोल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं एक साइड में हम लोग डेवलपमेंट के तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वो इंसानियत को भूल रहे हैं। तो वो भी हमें जरूरी है उसका जो बैलेंस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अर्थ को हमको बैलेंस करना है, तो दैट इज अनदर चैलेंज बिफोर अस। देन एनर्जी क्राइसिस है, स्टोरेज का प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। कितनी बैटरियां लेंगे, लिथियम आयन बैटरी हम लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा नहीं है भाई, खत्म कर देंगे हम 2-3 मिनट में। तो लिथियम आयन बैटरी है, तो लिथियम आयन बैटरी का भी उसके यूज करने के बाद में हम लोग फेंक दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, अपने आप को डाल रहे हैं। तो इसके लिए भी हमको लो इफिशियंसी एंड करंट जो बैटरीज होती है, लिमिटेड लाइफ स्पैन और जो बैटरी होती है, तो उसके बारे में भी हमको सोचना है। सुपर कैपेसिटर वगैरह में भी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इतना हम लोग उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, देन स्केलिंग नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्री। आज नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई लेकिन लैब तक ही है, तो लैब को हम लोग अगर इंडस्ट्री तक लेकर जाना है, मैं सभी इसमें हमने इतना डेवलपमेंट नहीं किया, तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लार्ज स्केल में अगर हमको उसको स्केलिंग करना है, तो वो भी हमारे लिए आज के तारीख में चैलेंज इसलिए है कि नैनो मटेरियल बनाने की जो प्रोसीजर है, बहुत सारे 23-24 प्रकार से हम लोग नैनो मटेरियल बनाते हैं, लेकिन वही होता है कि मैंने अगर एक 5 नैनोमीटर का पार्टिकल मुझे चाहिए, तो मैंने आज 5 का बनाया, लेकिन बनाने के बाद में वो 5 का ही होगा ये जरूरी नहीं है। 7 वाला भी हो सकता है, 9 वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है। तो उसमें हमको कंसिस्टेंसी अगर लाना है कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक पर्टिकुलर साइज का ही पार्टिकल चाहिए, तो वो भी हमारे लिए आज चैलेंज है। आगे चल के हम लोग उसको भी ये कर लेंगे, लेकिन फिर भी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। नेक्स्ट, देन कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल सिंथेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जैसे बचपन में कपड़े पहनते थे, तो जिसमें माजर पाट नाम का कोई कपड़ा था, सबसे अच्छा सुंदर कपड़ा, सस्ता। लेकिन आज हमारा ब्रांडिंग आ गया है, ये हमने कॉटन का शर्ट पहना है, लेकिन वो प्राइस बोलते हैं तो ब्रांड लग गया उसको, तो प्राइस एकदम से मल्टीपल टाइम हो गया। तो वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल अगर हमको डिजाइन करना है इसके लिए, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है, ऐसा मेरे को लग रहा है। सो फाइनली आई कम टू कंक्लूड दैट, तो हम माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक से क्वांटम यानी माइक्रोस्कोपिक तक आ गए, उसके भी नीचे हम लोग आ गए हैं। बाद में मटेरियल साइंस ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रायल बेसिस से हम लोग डिजाइन ड्रिवन में आ गए कि आज मुझे अगर एक मटेरियल का अगर इस तरीके का मुझे डिजाइन चाहिए, हम लोग वो डिजाइन आज कर सकते हैं, और लार्ज स्केल में भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्यूचर लाइज इन स्मार्ट सस्टेनेबल एंड मल्टी फंक्शनल मटेरियल, कि एक ही मटेरियल 4-5 प्रकार की कार्य करे। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घर की जो माताएं होती है वो मल्टीटास्किंग करते हैं, उस प्रकार का वो मटेरियल भी हम लोग डिजाइन करेंगे। एंड उसको अगर हम लोग एआई से इंटीग्रेट कर देंगे, एआई टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो ये सब हमें पॉसिबल होता है। ऐसा मुझे अपना कल का भविष्य लग रहा है। शायद मैं कुछ ज्यादा अगर बोल गया होगा उत्साह में, तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, और मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रश्न हमारे
आपको जानना बहन जी ने मुझे पूछा है कि अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में क्या डिफरेंस है, यही फिजिक्स का। अल्ट्रासाउंड में अगर हम लोग कहेंगे तो जैसे बहुत सिंपल एक एग्जांपल में देना चाहूंगा उसको। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी वेव होती है जो लो फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, वो सॉलिड से भी पास होती है। सॉलिड इसीलिए जैसे प्रेगनेंसी के दरमियान में हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अंदर में फीटस की जो जो बच्चा होता है उसकी पोजीशन हम लोग जान सकते हैं। वो सॉलिड से रिफ्लेक्ट होती है। उसको एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसको सोनार वेव कहते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े जो वॉरशिप होते हैं ये समुद्र में पड़े रहते हैं, लेकिन नीचे से जो पनडुब्बी जो जाती है ना, उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ के हम लोग नीचे में क्या क्या है समुद्र के तल तक हम लोग उसको जान सकते हैं। जैसे रडार के माध्यम से, इंफ्रारेड के माध्यम से हम लोग आकाश में हम जा सकते हैं, उससे सॉलिड के माध्यम से भी जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मानकर चलिए कि ये मेरी मशीन है, बहुत सिंपल मैं एग्जांपल दूंगा। ये मेरी मशीन है, ये मशीन के अंदर में बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट, जैसे मानकर चलिए कोई गाड़ी है उसमें मैकेनिकल पार्ट है। अब वो कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूरा मशीन खोलना पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं, मैं अल्ट्रासाउंड से उसका वियर एंड टीयर जो कुछ टूटा है क्या, कुछ टूटा है क्या, कुछ प्रॉब्लम आया है क्या, तो वियर टीयर भी उस माध्यम से हम पूरा उसको स्कैनिंग करके हम लोग देख सकते हैं। एमआरआई तो सबको मालूम है मेडिकल में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। रेजोनेंस उसको कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें 1.5 टेस्ला की, बहुत ज्यादा ये होती है उसमें उसकी इंटेंसिटी। उसके माध्यम से अंदर में कुछ गड़बड़ी है क्या, हमारे इसमें प्रॉब्लम्स है क्या, तो प्रॉब्लम्स डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल में भी हम लोग एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम कहते हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि मटेरियल का आपस में किस तरीके से आपस में मेल हो रहा है। कुछ बॉन्डिंग के बारे में हम लोग जान सकते हैं, कुछ उनकी एनर्जी है, पैकेट्स है, बहुत सारी चीजें, स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम बहुत कुछ जानते हैं। और आज के तारीख में बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, आपको तो करोड़ और मिलियंस में ही है, लेकिन उसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि मटेरियल क्या है। छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि आपने अगर कहीं से एक पत्थर उठा लिया, छोटा सा पत्थर उठा लिया, और वो कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट होंगे। तो उसमें उसको पाउडर करके अगर हम लोग उसको एनालाइज कर लेते हैं उसको, तो स्कैनिंग अगर कर लेंगे अलग अलग प्रकार की, तो उसमें कितने प्रकार के एलिमेंट्स है, इवन पीपीएम में कहूंगा मैं, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में 10 पार्ट 15 पार्ट, बहुत यानी स्मॉल लेवल तक हो गया, तो भी उसको हम लोग उससे स्कैन कर सकते हैं। ये इनकी एप्लीकेशन है। लेकिन एमआरआई मोस्टली इसमें यूज किया जाता है, मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अच्छा, हाँ पीछे पीछे आपके बहुत आभार, आपने विषय को बड़ा विस्तृत रखा है से और इतना प्रोग्रेस मानव समाज ने किया है अपनी बुद्धि से। तो अपन आज का विषय अपना स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड है। तो जो ऐसे प्रॉब्लम आदमी ने तैयार किया विज्ञान की वजह से, क्या विज्ञान से ही वो प्रॉब्लम को हम उसको कम कर सकते हैं, या उसको जो हम अध्यात्म की तरफ देखते हैं कि अध्यात्म में डू ऑल दिस थिंग, वो इसमें कुछ कंट्रोल आएगा अगर विचार शक्ति, विचार को हम परिवर्तन करते हैं। क्या ये एक भी पॉसिबिलिटी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोलते हैं, क्या उसकी वजह से हम ये अपने प्रॉब्लम जो हमने क्रिएट किए हैं, क्या उसको हम लोग कहाँ तक, मतलब वो क्या उसके बारे में कहाँ तक देखते हैं, क्या समझते हैं? सर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो साइंस ने जो प्रगति की है वो अच्छे के लिए किया है। बोलते हैं ना, शोध ही कशाची जननी है, गरजेची। जहाँ नीड है वहां पे हम कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव खोज, बोलते हैं ना, जैसे हमारा अगर एक छुरी नहीं चल रहा तो दूसरे चीज से हम लोग काटने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये
करते समय हमारा जो उद्देश्य जो होता है ना, मूल उद्देश्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही हो रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि एक जो इंसान है वो इंसान की सोच किस तरीके से और मुझे किसी ने एक बताया कि बहुत सुंदर वाक्य अभी भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि वेयर साइंस एंड अध्यात्म स्टार्ट, जहाँ साइंस खत्म होता है वहां से अध्यात्म तो स्टार्ट होता ही होता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है कि जिसका हम लोग साइंस के कोई भी लॉ से हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। जैसे आपको मेरे बारे में प्रेम है, ये कहाँ कौन से मैं इंस्ट्रूमेंट से मैं प्रूव कर सकता हूँ? यानी वो तो मैं फील कर सकता हूँ, तो ये तो मैं समझ सकता हूँ ना, या आपकी आंखें कितनी बड़ी हुई है उससे भी मुझे समझ में आ जाएगा। तो ये तो मेरे अपने फीलिंग्स है। तो यही है कि ये सब चीजों का जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल अगर एक अच्छे हेल्दी ब्रेन हम कहेंगे, इस हेल्दी ब्रेन के हाथ में अगर जाता है तो नेचुरल है कि उसका समाज के लिए, उसका ये पूरे क्या कहेंगे हम लोग, मानव जाति के लिए अच्छे में ही उपयोग होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वही होता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये अभी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार ऐसे होता है ना कि लोग जैसे ज्यादा पढ़ लेते तो उनको लगता है कि अब हमारे से ऊपर में कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे से भी ऊपर में वाले लोग हैं। तो वही समझने वाली बात है, हमारा कहीं ना कहीं ईगो बोलिए, हमारा कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस बोलिए, ये इसकी वजह से क्या कहेंगे हम लोग कहीं ना कहीं उस साइंस का, साइंस इज जस्ट लाइक अ चाकू बोलो। अब वो उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ऑपरेशन करके, जैसे डॉक्टर है तो ऑपरेशन करके अच्छे के लिए यूज करना है या उसको किसी का खून करना है। तो कल वाली बात है, हमारी बेटी वो नांदेड़ में है, वो ईएनटी का कोर्स कर रही है। वो वहाँ पे कुछ, नांदेड़ बोला थोड़ा सा जरा डेंजर कार्यक्रम है, तो वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले जहाँ कैजुअलिटी है ना सर, कैजुअलिटी के सामने में एक बंदे को 5-6 पुलिस वाले खड़े हैं, वो सब गार्ड खड़े, उसके सामने उसको उसने वीडियो भेजा है, तो वो वीडियो निकाल रहे हो, उसको कुछ नहीं कर पाए, तब क्या बोल सकते हो? तो ये एक इंसान है जो उसको खत्म करके फिर पछताएगा, जेल में सड़ेगा तो उसको पछताएगा। लेकिन यही होता है कि हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचे। मैं और भी देख रहा हूँ, मैं थोड़ा मेडिटेशन भी करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मेडिटेशन से क्या होता है, आंखें बंद करने से क्या होता है। तो पता नहीं मुझे उनके दिमाग में क्या होता है, लेकिन वही, मैं भगवान हूँ, अगर ये भावना से अगर हम लोग जीते हैं तो नेचुरल है कि हम लोग हिरण्यकश्यप ही बन पाएंगे। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि नहीं, गुरुदेव की कृपा हो हम पे या ईश्वर की कृपा हो, तो शायद सर हम। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी जी जी। सर मुझे मटेरियल साइंस में रिसर्च करना है, तो फिर मुझे कौन सा पाथ चूज करना चाहिए? मतलब कि अब एमएससी में एडमिशन लूंगा, जब बीएससी इस साल खत्म हो जाएगी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? समझा कि मटेरियल साइंस में मुझे रिसर्च परस्यू करना है, तो आप बीएससी में कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़े हो, ये बताइए मुझे पहले। सर अब बीएससी में सारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि फिजिक्स है, मैथ्स, मेजर मेजर फिजिक्स है, और माइनर में मैथमेटिक्स था। तो आपको कौन से इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है? देखिए, फिजिक्स बोलने के बाद में, फिजिक्स तो एक बहुत बड़ी, यानी जैसे मैं मान बोलता हूँ मेरा नाम रेवतकर सरनेम है, तो हमारे बहुत सारे हजारों सरनेम रेवतकर है, क्योंकि उसमें कौन सा आपको पार्ट में जाना है, छोटा रेवतकर, बड़ा रेवतकर, मिडिल रेवतकर, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, यानी टॉपिक में है, ये बताइए। सर मटेरियल साइंस में, अच्छा, मतलब कि बहुत। जैसे कि नैनो मटेरियल्स होता है, उनके एनालिसिस करना होता है। अलग अलग हम इस साल हम सीख रहे हैं नैनो मटेरियल के यानी कि नैनो मटेरियल सीख रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में सीख रहे हैं। हाँ। तो इस मटेरियल की रिसर्च में जाने के लिए सर, मतलब कि जो भी मेथड्स होती है, जैसे कि हम जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बताया था आपने, और अलग तरह की फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोपी, तो इस फील्ड में जाने के लिए, रिसर्च के लिए। हाँ, देखिए, मटेरियल साइंस बोलने के बाद में बेटा, मटेरियल नाम का ऐसा कोई एक चीज नहीं है। मटेरियल में भी बहुत सारे प्रकार के मटेरियल होते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड मटेरियल है, गैसेस मटेरियल में भी आप जाते हैं। गैसेस में तो गैस सेंसर एक अलग फील्ड हो जाएगा,
पॉलीमर में अगर जाते हो आप, दैट इज ऑल्सो सॉलिड मटेरियल, तो पॉलीमर अलग आ जाएगा। मेरा अपना मैग्नेटिक मटेरियल में, फेराइट्स में मैं काम करता हूँ, तो मैग्नेटिक में इतने सारे प्रकार के मटेरियल्स है कि पूछो मत। तो इसके लिए तो पहले आपको ये करना है कि आपको पहले एमएससी खत्म करो, और एमएससी करते करते CSIR या TIFR इन का जो वेबसाइट है ना, वहां पे आप जाइए। जैसे वो रेडिएशन है, तो रेडिएशन में भी अलग अलग प्रकार के रेडिएशन के आप इसमें जा सकते हो। तो गामा रेडिएशन से, तो गामा रेडिएशन का जिसको हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है आजकल, पता नहीं होगा, लासलगांव नाम का गांव है नासिक के या कहीं तो भी है, जहाँ पे कांदा, हाँ, तो उसके ऊपर में उसको स्टरलाइज किया जाता है। क्योंकि हम लोग जो पैच खा रहे हैं ना, वो अभी काट कर नहीं लाया हुआ है, शायद वो पिछले साल का पैच खा रहे होंगे हम लोग। इसी प्रकार के, हाँ, बहुत सारा है। जैसे यहाँ से संतरा आएगा या जो भी फ्रूट्स है, वो निकाल के कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, उसको गामा रेडिएशन से प्यूरिफाई कर देंगे, तो वी कैन यूज इट आफ्टर सम टाइम। तो उस हिसाब से आप एमएससी में डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कौन से लाइन में जाना है। तो तुमको TIFR, CSIR, या आप मेरा भी एड्रेस ले लो, तो मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अक्षिता, नेक्स्ट हाँ, अक्षिता, अक्षिता। हाँ, आवाज अनम्यूट करो बेटा। हेलो। हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रही है मुझे। क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बोला कि एआई जो है वो हर फील्ड्स में इम्पोर्टेंट है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो क्या वो एआई रिप्लेस कर सकता है उन एक्सपेरिमेंट्स को? और एक्सपेरिमेंट को अगर रिप्लेस करता है तो वो हमें, हमारे लिए हजार्डस नहीं है? नहीं, AI इज अ सॉफ्टवेयर, हम कहेंगे। AI इसको कहते हैं कि हम लोग, हमारे पास में जितना ज्यादा मात्रा में डाटा होगा, कोई भी चीज का, मानकर चलिए कि मुझे आपका डुप्लीकेट फोटो बनाना है, तो आपके चेहरे के बारे में मुझे, मेरे पास जितना ज्यादा डाटा होगा, उतना आपका चेहरा एक्यूरेटली मैं उसको मैच कर पाऊंगा। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट यानी कंप्यूटर पे बोलिए, AI के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें मानकर चलिए कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज हमें यूज करना है, तो उसको जब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे कि वर्चुअल एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हो, उससे कोई हैजर्ड तो नहीं होगा। जी, ठीक है, थैंक यू सर। अलका जी प्रश्न पूछना चाहेंगे? हाँ, पूछिए। अलका जी, अलका जी, आपका कुछ प्रश्न है? अलका जी, अनम्यूट करिए प्लीज। नेक्स्ट। नो, आई एम आस्किंग जस्ट, मैं उसी के बिहाफ में बोलना चाहती थी। अक्षिता ने जो क्वेश्चन किया ना, इसलिए मेरा अनम्यूट हुआ था। बोलिए ना, बोलिए ना। आप भी हमारे ज्ञान में ये कर सकते हैं, वृद्धि करा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान है, आई एम नॉट द अल्टीमेट। नहीं सर, मेरा ये कहना था कि अगर एआई आता भी है लैब में, तो दैट विल गिव मोर एडवांटेजेस टू द स्टूडेंट, बिकॉज ऑलरेडी दे आर वाचिंग यूट्यूब वीडियो एंड एनिमेशन एंड ऑल दैट थिंग्स, सो दैट इज ओनली जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज टू देम। एक्चुअली उसका ये क्वेश्चन था कि अगर वो लैब में आ गया है, तो they are really going to do actual experimentation or not, or the teaching will completely based on merely on the AI and that things. They will be at home, and just like corona situation, the situation will come and they will be not gaining any acquaintance for the laboratory. That is अच्छा, मेरे समझ। exactly her question. और मैं अभी भी टीचिंग ही प्रोफेशन में, 2 महीने के बाद में मेरी रिटायरमेंट है। लेकिन आज के तारीख में मैं जो एजुकेशन की जो सिचुएशन है, सिस्टम है, क्योंकि मैं काफी जगह पे जाता हूँ, बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करता हूँ, तो आज के तारीख में बच्चे तो एडमिशन लेते हैं, ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन क्लास में आना नहीं चाहते।
उनको लगता है कि हम मोबाइल में या ऑनलाइन या यूट्यूब से हम लोग सीख लेंगे, सभी चीजें सीख लेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो चीज हम लोग अपने अनुभव से करेंगे, जैसे मुझे लिखना है, ये कागज और एक मैंने ये पेन ले लिया, इसमें मुझे लिखना है और मेरे को कंप्यूटर के माध्यम से मैं बहुत अच्छा सुंदर तरीके से लिखूंगा, लेकिन जब तक मैं लिखूंगा नहीं तो मुझे पता तो चलेगा कि मुझे लिखना आता है या नहीं आता है, मेरे जो हस्ताक्षर है वो ठीक है या नहीं है। जो फीलिंग है, जो आनंद जो मिलता है, क्योंकि जैसे एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ तो जो एजुकेशन, तो गुरुकुल वाले एजुकेशन से सिस्टम लेके अभी तक का जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें तो क्लासरूम में हम लोग टीचर के सामने बैठ देंगे नहीं, किताबें तो बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये यहाँ पर उतरना चाहिए वो नॉलेज। और उस नॉलेज को अगर, मेरा हमेशा का एक तो ये होता है कि मैं जब भी बच्चों को बोलता है कि देखो बेटा, अगर आपको कोई भी चीज करनी, उसमें से अगर आपको आनंद नहीं मिलता तो छोड़ो। तो हम लोग बाहर के दुनिया में आनंद नहीं ले सकते, खुशी मिलनी चाहिए कि मुझे वो नॉलेज से, हाँ मुझे खुशी मिली है, तो तभी मैं लोगों को खुशी दे सकता हूँ। और आज की सिचुएशन में जो क्या कहेंगे, एजुकेशन का है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में मैं देखा हूँ बच्चे आते ही नहीं, एडमिशन हमारी 100 है, 3 या 4 बच्चे आए, पास सभी हो रहे। इससे और क्या, ये बताना नहीं चाहिए लेकिन ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। नेक्स्ट कोई है? बहुत बहुत सर आज के विषय को और हम सब के सामने बहुत ही स्ट्रांगली आपने इस विषय को आज हम सब के सामने रखा है। और निश्चित ही फिजिक्स से, ये मटेरियल साइंस से सबका जीवन अच्छा तो बना हुआ है, लेकिन चैलेंज भी बहुत ज्यादा हम सबके सामने आज है। और एक जो क्वेश्चन आया हुआ था कि विज्ञान से हमारी प्रगति जरूर हुई है, विज्ञान से हम लोग आगे जो बढ़े हुए हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेज हम सबके सामने रखकर पड़े हुए हैं, इसको हम यानी स्पिरिचुअल के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म उसमें डाल करके उसकी आत्मा को झकझोर करके हम लोग उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और उसको किस प्रकार सारी चीजों को करा सकते हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है। इस रूप में हमारा गायत्री परिवार बहुत ही सक्रियता के साथ में पूरा काम कर रहा है और विश्व के 80 देशों में ये पूरा काम कर रहा है पूरे समय। और इस पूरे परिवार के साथ में सभी प्रकार के पूरे जितने भी इंटेलेक्चुअल पूरे पर्सन है, उनके वो सभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस कड़ी में हमारे गायत्री परिवार के बहुत ही वरिष्ठतम एवं सक्रिय कार्यकर्ता एवं साइंटिस्ट आदरणीय डॉक्टर प्रमोद भटनागर जी, जो कि एक प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, तो आदरणीय हाँ डॉक्टर भटनागर जी, जो कि साइंटिस्ट के रूप में वहां पर आए और हमारा शांतिकुंज हरिद्वार में जो गायत्रीपुर का मुख्यालय है और ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान है, इसमें अपनी पूरी सेवाएं उन्होंने प्रदान की। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी के साथ में और अभी हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ में, और पूरे देश विदेश में इस अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय को उन्होंने पूरे भारतवर्ष के हर कॉलेजेस के अंदर भी वो लेकर के गए। हमने यहाँ पे जो पूरी जिसकी कार्यक्रम यहाँ पे पूरे नागपुर में हमने किए, हर साल पूरा कार्यक्रम किए 10 साल पूरे, उसमें एक प्रोग्राम में हमारे मैंने 2-3 प्रोग्राम में आदरणीय डॉक्टर साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है। और उनकी जो स्टडीज है पूरे उस के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा और विशेष निवेदन के साथ में कि आज हम सभी ये जो आज का विषय है फिजिक्स मटेरियल साइंस, कल और आजकल जो है, इसको हम सब लोग पूरे यानी फिजिक्स तो है साइंस तो है, लेकिन उसके अध्यात्म की उसके साथ लेकर के हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका हम सबको मार्गदर्शन करें। हम सभी की ओर से हम आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हैं कि बहुत ही व्यस्त समय में से अभी भी उनकी कक्षाएं चल रही थी, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके आज हम सबकी इसमें उपस्थित हुए, इसका सादर अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भटनागर साहब।
म्यूट है। अनम्यूट करिए बाबूजी। आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। रहा। म्यूट आहे ते आवाज नाही आ रहा। हाँ आवाज नहीं आ रही बाबूजी। म्यूट आहे तरी आवाज नाही येते. हाँ हाँ बाबूजी आवाज देखिए, वो स्पीकर ये होगा। अभी बोलिए। हाँ अभी बोलिए बाबूजी। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही बाबूजी। आवाज नहीं आ बाबूजी आवाज नहीं आ रही इधर में, आवाज रहा। आप म्यूट है पर आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट है बाबूजी, आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बोलना वॉल्यूम 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 मोबाइल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वॉल्यूम तो फुल आहे बोलते. पावर त्यांना समजत आहे इथून आवाज चालत आहे. रिजॉइन करिए बोलो. रिजॉइन करिए. हाँ रिजॉइन करिए बाबूजी फिर से। हाँ फिर से ज्वाइन करिए. हाँ रिजॉइन कीजिए। उसके बाद बाहर निकल के फिर आइए। हाँ हाँ रिजॉइन करायला लावा त्याला. बाबूजी फिर से रिजॉइन करिए बाहर निकल करके, फिर आवाज आएगी। नाही. मोबाईल में बता देतो. हाँ तो बंद करायचं. हाँ हाँ आदरणीय बाबूजी फिर से रिजॉइन कर रहे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर वर्णिकर जी से निवेदन करता हूँ वे आज इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर वर्णिकर सर 19 तारीख और आने वाले 19 अक्षय तृतीया को आदरणीय वर्णिकर साहब का कंप्यूटर साइंस इस विषय पर कार्यक्रम रखा गया है और आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ, उनका स्वागत करते हुए कि आज इस विषय पर संक्षिप्त करें। स्वागतं व्याहरामः। सम्प्रति विज्ञानयुगं वर्तते इति कथ्यते। यतोहि विज्ञानतन्त्रे विकसितानां विविधानां यन्त्रोपकरणसाधनानां प्रयोगः अस्माकं जीवने पदे पदे भवति। तत्र विद्युद्दीपः वर्तते, व्यजनानि सन्ति, एवं ध्वनिवर्धकः इति एतादृशानां विज्ञानोपकरणानां प्रयोगः पदे पदे भवति। एतादृशानां विज्ञानोपकरणानां निर्माणस्य मालिका प्रायः सार्धत्रिशतवर्षपूर्वं प्राधान्येन पाश्चात्येषु देशेषु प्रारब्धा। अद्य एव तस्याः विकासः देशविदेशेषु सर्वत्र प्रवर्तते। मटीरियल साइंस इत्यस्य संशोधनं प्रवर्तते। मटीरियल नाम पदार्थः इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। वास्तविक संस्कृतमध्ये पदार्थ या शब्दाचा अर्थ मटेरियल नाही, पदस्य अर्थः इति पदार्थ। पद म्हणजे शब्द, शब्द पहिल्यांदा वेदामध्ये आले, त्याला अर्थ तुम्ही लावलाय लोकांनी म्हणून पदार्थ झाला, त्याला पदार्थ म्हणायचं। पदार्थ म्हणजे हे पदार्थ नाही। आणि आपल्या इथे सांगितलं की पदार्थ हे कणांनी बनलेला असलेले कणापासून सांगितलं। कणात आम्ही सांगितलंय की जे पदार्थ आहेत ते बारीक बारीक कणांचे बनलेले आहेत। ते कणांचा किती लहान असू शकतो, लहान लहान किती मोठा मोठा असतो की त्याला आपण आज नॅनो पार्टिकल्स आणि इकडे मॅक्रो म्हणतो अशा प्रकारच्या रेंज मध्ये वेगळ्या वेगळ्या तर ते कणात हिंदी म्हणून कणाद महर्षि ने पहली बार दुनिया में इस प्रकार बताया। उसको जो दृष्टि थी, जो दार्शनिक है, जो दृष्टि रहती है वो उसको ऋषि कहते हैं। उसको दिखता था, कणाद महर्षि को दिखता था। आज के जैसे कोई मटेरियल का कोई उसके पास इक्विपमेंट नहीं था, और उसको दिखता था कि ये मेरे सामने जो मटेरियल आप बताते हैं वो है, तो कण से बना है। ऐसा उसका पहले से उसका मन में नहीं चला था। उसका नाम दोस्तों वास्तव में कणाद नहीं था। तो वो जो बच्चा था तब से भूलने लगा, ये कण से बना है, ये कण से बना है। कणाद तो कण से बना तो कणाद नाम बना।
उसकी एक कथा है, वो छोटी सी एक घटना है, वो मैं बताता हूँ। और मेरे ख्याल में है, तो ये करता हूँ। वो बोलता था कि कण से बना है तो मुझे हंसते थे, क्या करते थे। तो एक बार माता जी के साथ मंदिर जा रहा था। माता जी के हाथ में थाली थी, और हम लोग कुंकू अक्षदा और सब ऐसा पूजा का मटेरियल उसमें था। और कणाब को अब आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। ठीक। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीच में थोड़ा सा समय लगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं बड़े ध्यान से डॉक्टर साहब का पूरा उद्बोधन सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में अगर फिजिक्स के बारे में कहा जाए तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, कोई छोटा नहीं है, ये बहुत वास्ट है। अब मैं यूं कहूं कि जब मैंने एमएससी किया था तब सॉलिड स्टेट फिजिक्स तब आई थी, और आज सारी दुनिया उस सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है ये। उस समय बहुत छोटी सी थी, अब इतना विकास हो गया है। और डॉक्टर साहब ने जो उदाहरण दिए वो इतने सटीक उदाहरण रहे कि विज्ञान जो आज है वो कल आने वाले कल के मुकाबले में बौना हो जाएगा। इतनी तेजी से प्रगति हो रही है। लेकिन एक चीज है इसके अंदर जो पहले से हम सुनते आए हैं, और आज भी मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट इज ए बैड मास्टर। आप उसका उपयोग कर लीजिए, लेकिन जैसी वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा ना, आप देख रहे हैं इस वक्त क्या हो गया है। इस वक्त जो चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सब क्या है कि इसी विज्ञान के ऊपर है। अगर ये विज्ञान जरा सा भी दिमाग को गलत दिशा में ले जाए तो वो हिरोशिमा और नागासाकी बना देता है और सारी मानवता का विनाश कर देता है। इतनी प्रगति हुई है। लेकिन मुझे आइंस्टीन का एक वाक्य याद आता है बड़ा अच्छा। वो कहता था, वी आर द रिसर्चर। वो सारी चीजें जो मास्टर साइंटिस्ट ने दुनिया में बना रखी हैं पहले से, उसका नाम है गॉड, है इस दुनिया के अंदर। हम सिर्फ एक काम करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसको खोजते हैं इस दुनिया के अंदर मौजूद। हम अगर पहले के समय में जाएं तो पुष्कर विमान, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले विमान, ये सारे के सारे शब्द वेदी वाण, ये सब क्या थे? ये सब विज्ञान तो थे। और कितना बड़ा परिवर्तन हो गया इन सब के अंदर। हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुंच गए। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव, एक किताब है उनकी, आप पढ़िएगा, आपको मौका लगे, परिवर्तन के महान क्षण। उसमें गुरुदेव ने एक चीज लिखी है कि आगे आने वाले समय में विज्ञान तो जिंदा रहेगा, लेकिन वो भौतिक विज्ञान ना होकर आध्यात्मिक विज्ञान होगा। ये भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान भौतिक जगत का विज्ञान है जो हम दिखाई देते हैं। और विज्ञान की एक विशेषता है, वो हट नहीं करता है। अगर आज कोई चीज सही है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो कल भी सही हो। कल अगर उससे कोई बेहतर चीज निकल आएगी तो वो पहली चीजों को डिस्कार्ड कर देगा। अब हमारी कितनी सारी थ्योरियां आई। पहले पहले न्यूटन का एब्सोल्यूट वर्ड था, लॉ ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। उसके बाद हमारे आइंस्टीन ने दिया, उन्होंने कहा नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित है। और आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कहा, वी कैन नॉट मूव आवर फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द स्टार्स। अगर हम अपनी उंगली को जरा सा भी इधर से उधर मूव करते हैं तो इसका मतलब हमने ब्रह्मांड के स्टार्स की पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया। यानी ये रिलेटिविटी का थ्योरी दी उन्होंने, कहा एवरीथिंग इज रिलेटेड इन दिस यूनिवर्स। आज का व्यक्ति इन सब चीजों से छूता, वो कहता है मैं ही तो कर रहा हूं, मैं ही गलत काम कर रहा हूं तो आपका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये भूल गया कि कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट नहीं है, अकेले नहीं है।
किसी न किसी से संबंधित है, सारी दुनिया से संबंधित है। मित्रों, ये भौतिक जगत का विज्ञान है और परम पूज्य गुरुदेव ने एक विज्ञान जो बताया हम लोगों के सामने लाकर रखा, जो लुप्त हो गया था। प्रणय प्रणय तिकडे लाईन तुझं त्याची प्रणय तिकडे लाईन गेली का बहुतेक काहीतरी झालं हाँ हम भौतिक जगत के विज्ञान के अंदर करते हैं, अगर उतना आध्यात्मिक जगत के अंदर कर लेते तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता। विज्ञान ने ये बात सही है कि सुख और सुविधा के बहुत सारे साधन हमको दिए हैं, लेकिन आत्मीयता खत्म हो गई, भाव संवेदनाएं खत्म हो गई, स्नेह और प्यार खत्म हो गया, जो संयुक्त परिवार था वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब क्या है, अब आदमी सिर्फ अकेल खुरा, मैं और मेरे बच्चे, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जो सारी दुनिया में दिखाई देता है ना, वो सारा सब शरीर के अंदर है। इनको जागृत कर लो ना तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम बाहर की चीजों की तरफ पड़े रहते हैं, अंदर की चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। मित्रों, ये जितनी भी चीजें हैं आई हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक चीज है, मनुष्य का विचार, मनुष्य का माइंड। अगर मनुष्य का माइंड गलत हो गया, जरा सा विचार गलत हो गए, और गलत विचार होते ही क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। उपलब्ध है, विज्ञान जो है बुलडोजर बना सकता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो भाव संवेदनाएं किसी व्यक्ति के अंदर नहीं भर सकता कि दुनिया के अंदर देख रहे हैं। इन सबसे बड़ी शक्ति एक है जिसका नाम है विचार की शक्ति। लोगों के विचार ठीक हो जाएं तो सारी चीज ठीक हो जाए। विज्ञान में कितना बड़ा परिवर्तन किया। अब आप ये सोचिए, जब मैं पहली बार 92 93 में अमेरिका गया था, तब आप आश्चर्य करेंगे कि एक पत्र जो था वो आने में 15 दिन लगते थे। हमें यहाँ संदेश भेजने में भारत में वहाँ कार्ड मिला करते थे और उस कार्ड से हम फोन करते थे। लैंडलाइन का फोन था, शांति कुंज में एक था, और वो यूँ कहते थे कि भाई साहब 15 मिनट बाद फिर करिएगा, हम घर आएंगे, आप तब बात करिएगा। और आज आज इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, विज्ञान ने इन सारी चीजों की छुट्टी कर दी। आज हम जाते हैं विदेश में तो एक दिन में 10-10 बार बातचीत करते हैं, 15-15 बार बातचीत करते हैं। फोटोग्राफरों की छुट्टी कर दी। अब हर एक के मोबाइल के अंदर कैमरा हो गया, हर एक के मोबाइल के अंदर कंप्यूटर हो गया, हर एक के मोबाइल के अंदर सारी चीजें हो गई। मैसेज आता है, आप उसको ईमेल का जवाब दे दीजिए। कहाँ कितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। कहाँ जब रामायण सीरियल आया था मित्रों, तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन थे और वो आधी मेज घेर लिया करते थे, इतने बड़े होते थे। और कितनी बड़ी प्रगति हुई, अब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड हो गए, और कलर्ड होने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि आप अगर कहीं घूम रहे हैं या जा रहे हैं तो अपने मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, जो चाहे वो देख सकते हैं। ये परिवर्तन है, अच्छा है। लेकिन जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर पहलू है, दो पहलू हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। और ये अच्छा बुरा कौन बताएगा, ये हमारे विचार बताएंगे। यूट्यूब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, लेकिन वही यूट्यूब हमको पतन की तरफ ले जाती। ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए, मस्तिष्क का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको फीड करने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, मनुष्य का दिमाग चाहिए। अगर वही फिर गया तो वो जैसा आप उसको फीड करोगे वैसा वो आपको रिजल्ट दे देगा। वो तो क्या है, वो तो रिजल्ट देने की चीज है। आप जो जो चीज फीड करोगे उसका कंबाइन करके रिजल्ट दे देगा। जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने चेहरे का नाक नक्शा फीड कर दो, वो आपका रिजेंबल चेहरा बना देगा, फेस बना देगा। गलत कर दोगे गलत बना देगा। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप जैसा करोगे वैसा है।
उसका सही उपयोग करोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म विज्ञान इतनी बड़ी शक्ति है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सारी अपने अंदर की चीजें हैं, और अपने अंदर की चेतना को जब जागृत कर लिया जाता है मित्रों, तो ये इतनी बड़ी शक्ति बन जाती है कि मनुष्य यहाँ बैठे हुए हजारों मील दूर बात कर सकता है। तब विज्ञान नहीं था। महाभारत में संजय की दृष्टि विज्ञान की नहीं थी। वो दृश्य देख सकता था कि मैंने क्या देखा है, और महाभारत का सारा दृष्टांत आपको बता दिया था उसने। परम पूज्य गुरुदेव के पास उस वक्त ना तो मोबाइल था और ना टेलीविजन था, और वो अपने कमरे में बैठकर बता दिया करते थे कि हजारों मील दूर व्यक्ति क्या कर रहा है। ये क्या जाती हैं? ये विचारों की तरंग जाती हैं, और विचारों की तरंग जाती हैं, और विद इन नैनो सेकेंड आपका रिप्लाई लेकर आ जाती हैं, जवाब लेकर आ जाती हैं, और उसका उत्तर आपको मिल जाता है। ये सारी चीजें भौतिक जगत के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर मनुष्य को प्रगति करनी है तो उसके अंदर की भाव संवेदनाएं नष्ट नहीं होनी चाहिए। मनुष्य भाव संवेदनाओं के नष्ट होने के कारण निष्ठुर बन गया, निर्दयी बन गया, अत्याचारी बन गया। और यही निष्ठुरता जब मनुष्य के अंदर जागृत होती है तो वही निष्ठुरता हिरोशिमा और नागासाकी बना देती है। ये निष्ठुरता जब जागृत होती है तो आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो देख रहे हैं, ये किसके कारण है? भाव संवेदना नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, उदारता नहीं है, आत्मीयता नहीं। सारी चीजें खत्म हो गई। हम तो मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए मित्रों, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, विज्ञान अच्छी चीज है, लेकिन कब तक? जब तक वो हमारे वश में रहे। और जहां वो हमको वश में कर लेता है तो वो विज्ञान विनाशकारी बन जाता है। और ये कहावत गलत नहीं है, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट इज ए बैड मास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। और आवश्यक ही है कि मनुष्य के विचार अगर बदले जाए, मनुष्य, और यही तो बात प्रकृति गुरुदेव ने करी कि विचारों की क्रांति उन्होंने करी, और इसलिए उन्होंने विचार क्रांति अभियान को प्रारंभ किया। और विचारों के माध्यम से ही, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो ये पूरे विचारों से चलने वाला यंत्र ही है। विचार जी, विचार शून्य हो जाएंगे तो खत्म ही हो जाएगा। और ये सच में कि विज्ञान को अगर आगे बढ़ाना है, विज्ञान का सदुपयोग अगर अच्छा करना है, जैसा डॉक्टर साहब ने उनके बारे में सारी चीजें बताई, तो उसको विचारों की शक्ति देना बहुत आवश्यक है। और आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब के। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। और आदरणीय वर्नेवार सर भी यहाँ हम सबके बीच में है कि, और उनका कंप्यूटर साइंस पर भी पूरी सारी चीज चलने वाली थी, और उनका उद्बोधन होने वाला है। इसी परिप्रेक्ष्य में बढ़िया संस्कृत में उन्होंने इसी विषय को आगे बढ़ाया था। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बीच में इंटरप्ट हुआ, लेकिन उसके आगे थोड़ा आगे बढ़ा है, तो हम क्रम को आगे बढ़ा देंगे। आदरणीय डॉक्टर वर्मा। जैसा मैं कह रहा था कि मटेरियल साइंस के बारे में, तो ये हम मटेरियल पदार्थ वस्तु कणसंघातः यस्यावस्था त्रयं किल घनद्रवस्तथा वायु इति विज्ञान धारणा। ये विज्ञान की धारणा है। और कणाद महर्षि ने ये तो दिखता था, बच्चा जब था तब से ही दिखता था। तो मैं जो कहानी बता रहा था, घटना है उसमें, उसका नाम कणाद नहीं था। उसको लोग लोग बोलते जो वस्तु से आप कण संघात, कोई वस्तु लाओ तो कण का संघात है भैया, तो सब कण कण से बना हुआ है, ऐसा वो बता था। तो एक बार माता जी के साथ मंदिर जा रहा था, माता जी का हाथ पकड़ा हुआ था, उससे माता जी के हाथ में पूजा की थाली थी, उसमें अक्षत वगैरह थी। तो जब जाते जाते मंदिर के दरवाजे में आ गया, माता जी का कुछ हाथ बैठा बोलते हैं ना, ऐसा उसमें पैर लग गया और अच्छा लग गई। तो ऐसे वो ये जो अक्षत थी, अक्षत ऐसी जमीन पे गिर गई। तो ये बच्चा है तो मंदिर का खंबा है ना, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। मंदिर का खंबा ऐसा, तो ये तो ये ऐसा दिख रहा है। ऐसे बोले कि ये इसी जैसे कण है, उसके अंदर कण है इस प्रकार का, उसमें ये
दृश्य वो मंत्र दृष्टा रहा। तो जो मंत्र दिया वो दिखता था उसको, इसलिए दुनिया कभी भी नहीं देख सकती मटेरियल साइंस को जब तक कणाद को हम लोग मानेंगे नहीं। कणाद को पहले मानना पड़ेगा, कणाद ने जो दिया है वो पहले समझना पड़ेगा, उसका विज्ञान समझना पड़ेगा, तभी मटेरियल साइंस आपको कुछ ये हमको लगेगा कि अपनी से इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस दृष्टि से मैं कोई बातें ऐसी नहीं क्या जिस प्रकार के मतलब एक इन्होंने बताया कि आज ये सत्य है कल वो नहीं रहेगा। सत्य कभी नहीं बदलता, जो बदलता है उसको ऋतम बोलते हैं संस्कृत। ऋतम गति सत्यम गति ऐसा बोलते हैं। ऋतम बदलते रहना चाहिए और सत्यम बदलेगा नहीं, तो सत्य शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सत्य नहीं करना चाहिए। तो ये आपका जो आमंत्रण आया तो मैं प्रवास में था, आपको इन्विटेशन के ऊपर देखकर मुझे कविता सुझी है, मैं वहाँ पर देना चाहता हूँ। गायत्री परिवार हमारा, गायत्री परिवार हमारा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मूल मंत्र ये परिवर्तन का, प्रेम और सहयोग सहारा, गायत्री परिवार हमारा। हरिद्वार के शांति कुंज में संस्थापित श्री राम ऋषि ने, सामाजिक चेतना जगाने, मंत्र जाप से यज्ञ साधना, गायत्री परिवार हमारा, गायत्री परिवार हमारा। जाति भेद की सोच मिटाकर, प्रेम भावना संस्कारित कर, कर्मयोग सेवा सिखलाता, कुटुंब ही हो यह जग सारा, गायत्री परिवार हमारा, गायत्री परिवार हमारा। ज्ञान योग भक्ति सिखलाता, चारित्र बुद्धि उत्थित करता, विकास आध्यात्मिक दर्शाता, सामूहिक सत्कार्य हमारा, गायत्री परिवार हमारा, गायत्री परिवार हमारा। प्रभात की मेरे को सुविधा है, वहीं से यहाँ नागपुर आता था, तो पुणे में प्रिंसिपल था, और अभी जो आपको आमंत्रण मिला तो बस पुणे में था, बहुत संस्कृत लाया। तो इसमें संस्कार का शब्द जो मिला है वो संस्कार से ही ये करते हैं कि मटेरियल का उपयोग कैसा किया जाए। ये एक कंक्लूड करना था कि संस्कार बताता है कि आरडीएक्स से यहाँ पर खेत में पानी नहीं लग रहा है और पत्थर की कुआं वहां पर बनाना है, तो आरडीएक्स वहां यूज कर सकते हैं, तो कुआं बनेगा। वही आरडीएक्स कहीं बंगाल में यूज किया तो लोगों के मकान टूट जाएंगे। ये उपयोग करने का कौन सिखाता है? वो संस्कार सिखाता है, इसलिए संस्कार मिलता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। और बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले संस्कृत में पूरे जनाब ऋषि के उस दृष्टांत को आपने यहाँ रखा। साथ ही गायत्री परिवार पर एक बहुत ही बढ़िया कविता आपने ज्ञात प्रस्तुत की। आपका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जब ये थोड़ा एक रहेगा तो मेरी ओर से कि आज आदरणीय डॉक्टर हरिओत्कर साहब का जो परिचय जिन्होंने कराया उनका माड़ोदिया ताई ने मैडम ने, तो वे भी डॉक्टर हैं और उनका भी एक कार्यक्रम हम लोग 28 जून को यहाँ पर नॉलेज ऑफ साइंस करके पूरा करने वाले हैं। एक डॉक्टर ने एक डॉक्टर का आज पूरा परिचय कराया और उस परिचय के साथ में आदरणीय डॉक्टर साहब की उपलब्धियों को हम सबके सामने रखा। आज के इस पूरे कार्यक्रम में एक बहुत ही बढ़िया कि विज्ञान को हम अपने जीवन में का उपयोग कैसे करें और उसमें अध्यात्म के साथ में मिला करके हम लोग उसको कैसे आगे बढ़ाए, इसके ऊपर हम सब लोगों ने परिचर्चा की। इसके साथ में जो प्रश्न आए वो प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न आए आज, और उसका समाधान भी आदरणीय डॉक्टर साहब ने डॉक्टर हरिओत्कर सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न किया।
अब आइए कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम का अच्छा, सामान बाकी आभार देंगे। हाँ हाँ, मैंने कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, सभी से निवेदन है कि जैसा कि आज का विषय के बारे में आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो सभी प्रतिपादन किया, और भी हमारे कोई अगर प्रश्न है, हमारी और कोई बातें हैं और कोई मार्गदर्शन और चाहते हैं तो सर हम हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे, और वे हमेशा हम सबके साथ में हैं एकदम, और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। और हमारे और भी कुछ प्रश्न बाकी है, इनका समाधान हम लोग अवश्य करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने के लिए जो कि पेशे से स्वयं टीचर रही है, और आज पूरे हमारे बीएसजीपी के पूरे एग्जाम को भी पूरा कंडक्ट करती है, आदरणीय जयश्री कालिताई, इसमें निवेदन करता हूँ कि वे आज इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन तुमसे रहने के मार्गदर्शन ही होता है। हाँ आज इस गायत्री शक्तिपीठ में डॉक्टर रेवतकर जी यहाँ पर आए और मटेरियल साइंस के बारे में इतना सटीक मार्गदर्शन हमको दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। आगे भी ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, हम लोग बाद में भी पूछेंगे आपको। वैसे ही वर्णिकल संदीप सर ने जो गणाद ऋषि, मतलब हमारे जो ऋषि थे वो भी रिसर्चर भी थे, उनको जोड़ करके जो आज के साइंस को बताया, बहुत ही आपने मार्गदर्शन अच्छा किया। संस्कृत में इसका मार्गदर्शन, संस्कृत एंड साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी तीनों इकट्ठा करके आपने जो बताया, तो बहुत ही हम आपके आभारी हैं। वैसे ही शांतिकुंज हरिद्वार से हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक प्रमोद भटनागर भी जुड़ गए थे, और उन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमको साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में मटेरियल साइंस एंड नैनो पार्टिकल्स के बारे में बताया। बहुत बहुत आभार भटनागर जी आपका। डॉक्टर मदन नानोपी जी, दीपक बिरोई जी, जिन्होंने हमको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में फोरम को इसको आगे बढ़ाए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए बंडू जी मेश्राम तथा प्रणय शेगावकर का मैं विशेष आभार करती हूँ कि हमारे बीच में ये युवा जुड़े हैं, और बाकी जो भी युवा जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे गायत्री परिवार के ट्रस्टी संजय जी काळे उपस्थित है, उनका भी धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से जुड़े जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, हमारे ट्रस्टी है, हमारे बाकी परिजन है, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ है। शांति का विश्व शांति के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे कि विश्व में शांति प्रस्थापित हो, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही अपेक्षा करेंगे कि जो भी पूरा दुनिया के अंदर में चल रहा है उसमें विश्व शांति प्रस्थापित हो, उसमें हमारा भारत बढ़ चढ़ करके उसमें योगदान दे और उसमें प्रमुख भूमिका निभाते हुए चले जाए आपके साथ में। और आज का जो ज्ञान हम सबने प्राप्त किया वो हम सबके मन मस्तिष्क में अंतर में स्थापित हो, ऐसा भाव करें। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति मां शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। धन्यवाद जयश्री काळे दीदी, और सभी पूरे हमारे ट्रस्टीगणों का बहुत बहुत साधुवाद कि आज के पूरी ये संधि हम सबके लिए उपलब्ध कराई। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद।